नेता नगरी में अब बात झारखंड की। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन मंत्रिपरिषद नजर नहीं आई। इसके कारणों की तफ्तीश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि विपक्षी भाजपा के खेमे में क्या इल्जाम चल रहे हैं, हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जा रहा है। इस सत्र में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान, सनी शरद जी जर्नलिस्ट हैं द फॉलोअप के, और आनंद दत्ता जी ये भी स्वतंत्र पत्रकार हैं। सनी भाई, पहला सवाल आपसे ही है, कांग्रेस ऐसा क्या मांग रही है जो मंत्रिपरिषद में नहीं दिया जा सकता अभी, और इसलिए शपथ ग्रहण नहीं हुआ उनका मंत्रियों का? अब बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बात को लेकर खटपट है या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है। सरकार एक मजबूत सरकार बनी है, जिस हिसाब से एक जनादेश हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाले इस गठबंधन को मिला है, और वही दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो कैंपेनिंग की पूरे चुनाव के दौरान, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखना चाहिए। और यही वजह है कि वन मैन शो जो है इसे बनाया गया। हेमंत सोरेन सिर्फ शपथ लिए हैं। 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको याद होगा सौरभ जी, जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे, उसके बाद भी इसी तरह किया गया था। सरकार पहले फ्लोर टेस्ट कर लेगी और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। अब जहां तक देरी की बात है, देखिए पूरे विश्वास के साथ किस तरह से गठबंधन के जो साथी हैं वो एक दूसरे से क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर समीकरण तैयार कर सके, वो फॉर्मूला जो है मुझे लगता है कि अभी तैयार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी अभी जहां कहीं भी जाते हैं वो SC ST OBC की बात करते हैं। पिछली बार जो सरकार 5 साल तक रही, हेमंत सोरेन रहे, चंपई सोरेन रहे, फिर हेमंत सोरेन रहे, इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस कोटे से एक भी SC कोटे के मंत्री नहीं थे। तो इस बार कांग्रेस का प्रयास है कि SC कोटे के मंत्रियों को जगह दिया जाए। तो इन तमाम हितों को साधते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट, जिस तरह से विशेष सत्र, कल हेमंत सोरेन ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद तुरंत वो कार्यभार संभाले, प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंचे और उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक जो माना ही जा रहा था कि कब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस दौरान जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद ही अब कैबिनेट का विस्तार कहा जा सकता है। और कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा है कि हो सकता है कि नाराजगी हो, कई चेहरों पर जो है हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सहमति नहीं मिल पा रही हो, या कांग्रेस खुद सहमति तैयार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के अंदर भले ही समीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर एक मजबूत कहा जा सकता है कि रणनीति तैयार करने की और मजबूत चेहरा खोजने की कोशिश जरूर हो रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। मुझे लगता है कि ये जो बीच का समय है, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं और 9 से 12 तक का जो सत्र है, इस बीच में सब कुछ सुलझा जरूर लिया जाएगा। आनंद दत्ता जी, उप मुख्यमंत्री को लेकर कुछ टसल हुई क्या कांग्रेस JMM के बीच? शुरुआत में चर्चा हुई, लेकिन जब कांग्रेस के सूत्रों से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। लेकिन जब 26 तारीख को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी CM आवास पे, इसके बाद कांग्रेस के सभी 30 प्रत्याशी जो चुनाव में जीते और जो हारे, सबके साथ रांची के एक होटल में कांग्रेस के राज्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो केशव महतो कमलेश हैं, उन्होंने साफ तौर पर विधायकों से और संभावित मंत्रियों से कहा कि पिछली बार जो हमारे मंत्री थे वो सरकार हेमंत सोरेन के एक करीबी आदमी, जिनसे बातचीत करके वो ये समझ लेते थे कि हमने हेमंत सोरेन से बातचीत कर लिया है, हमारा और पार्टी का काम या मंत्रिमंडल का जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप पार्टी से हैं, पार्टी आपसे नहीं है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा आप अपने कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र के लोगों की सुनेंगे, जो कि पिछली बार कोऑर्डिनेशन में कमी रही थी, जिसका अंदेशा था कि रिजल्ट पर असर पड़ेगा। हालांकि वो हुआ नहीं, लेकिन सावधानी बरतते हुए इस मतलब जो अगले 5 साल की जो सरकार होगी उसमें जो भी मंत्री होंगे वो जनता की और पार्टी के लोगों की सबसे पहले सुनेंगे। ओके। दूसरा, एक सरयू राय का इंटरव्यू बहुत चर्चा में हो रहा है, भाजपा के खेमे में क्या चर्चा है? भाजपा के खेमे 2-3 लेवल पे चर्चा हो रही है सर। पहला ये कि अधिकतर जो जीते हुए विधायक हैं और कुछ हारे हुए भी प्रत्याशी, वो इसके लिए बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और उनका मानना है कि जिस एग्रेशन के साथ हेमंत सोरेन मोर्चे पर खड़े थे, उस बाबूलाल मरांडी कहीं दिखाई नहीं दिए।
के लिए ये चर्चा है कि प्रदेश जो नेता मतलब विधायक दल के नेता होंगे उसमें उनके नाम का अगर भले ही आला कमान कह दे तो बीजेपी के बाकी नेताओं की हिम्मत नहीं कि उस पर उंगली उठाए या सवाल उठाए, लेकिन अपने स्तर पर विधायक जो कर सकते हैं वो ये करने में जुट गए हैं कि नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी को, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को न चुना जाए। इसके अलावा जो हजारीबाग के सांसद हैं मनीष जायसवाल, वो इस वक्त संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में है और मेरे पास जो सूचना आई है आज कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अपने लिए लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं। कुछ विधायकों से उनकी बातचीत हुई है, वो विधायक इस पक्ष में तैयार भी है। लेकिन ये सब कुछ होगा कल जब भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक है रांची में, उसमें समीक्षा की जाएगी। उसके बाद 3 तारीख को दिल्ली में फिर बैठक है। लेकिन एक सीक्रेट मीटिंग जिसकी जानकारी पार्टी के कुछ लोगों को है, मीडिया में फिलहाल नहीं है, वो ये कि आज कुछ नेताओं की झारखंड बीजेपी के कुछ नेताओं की दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अब मीटिंग जो होनी है समीक्षा बैठक उसकी रूपरेखा क्या हो और आगे की रणनीति क्या हो। तो मोटा मोटी दिल्ली के नेता अभी अनुमान ले रहे हैं कि पार्टी के अंदर में क्या हलचल है और प्रदेश में यह हलचल अभी चलनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं फोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरयू राय ने कहा कि मैंने चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में हमारी मुलाकात हेमंत बिस्व शर्मा से हुई, मैंने उनसे साफ तौर पर कहा था कि संथाल के जो मुद्दे हैं, खासकर अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे, वो वहां के लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। अगर आप असम में बोल देंगे, रांची में कोई नेता बयान दे देंगे तो उसका कोई बहुत मतलब रहेगा नहीं। तो बीजेपी के दिल्ली के नेता जो है वो तो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन प्रदेश के जो नेता है वो मुझे अछूत मानते हैं। तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। ये मोटा मोटी लब्बो-लुआब उनके कहेगा था। ओके, रघुवर दास काफी समय से बगल के ओडिशा के राजभवन में बैठे हुए अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वापस लाया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि इस हार की बिना पर बड़े स्तर पर ओवरहॉलिंग हो सकती है पार्टी की, और जो पुरानी लीडरशिप है जिसमें अर्जुन मुंडा जो लोकसभा हारे, उनकी पत्नी विधानसभा हारी, बाबूलाल मरांडी, अब इन सब को किनारे करके नई लीडरशिप को असर्ट किया जा सकता है। सनी जी, इस तरह की कोई चर्चा, संभावना? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो खास करके रघुवर दास के समर्थक हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जरूर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि रघुवर दास की वापसी हो सकती है। और रघुवर दास की वापसी होने के बाद ही यहाँ कहीं ना कहीं अब बीजेपी मजबूत हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि सौरभ जी, चुनाव परिणाम को आप देखिएगा, जिस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर घेरा गया है और उसके बाद जिस हिसाब का परिणाम आया है, उससे साफ है कि अब देखिए यहाँ पर एक तरह की जो राजनीति अब होनी है और जिसको लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव के परिणाम को आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि जो खास करके एसटी वोटर हैं वो बीजेपी से पूरी तरह से कट गए हैं। अगर 2019 के चुनाव परिणाम से 2024 के चुनाव परिणाम की तुलना कीजिएगा तो उस समय यही माना जा रहा था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में रघुवर दास ने छेड़खानी करने की कोशिश की और यही वजह है कि उसका नुकसान उन्हें देखना पड़ा 2019 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा। 2019 में 2 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत कर आई थी और वो खूंटी और तोरपा था जो दक्षिणी छोटा नागपुर के इलाके में आता है। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत कर आई और वो सरायकेला, वो चंपई सोरेन की सीट थी, सिर्फ वही सीट। बाबूलाल मरांडी जीत कर आए, वो जनरल सीट आता है। तो इसलिए अब माना जा रहा है कि अगर आदिवासी वोटर सचमुच में बीजेपी से कट गए हैं, अगर कोई भी हित साध कर उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या आदिवासी और गैर आदिवासी की राजनीति करना यहाँ पर सही रहेगा? उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है सोच रही है। रघुवर दास जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद और चुनाव के दौरान भी कई बार जमशेदपुर में रहे, उनकी बहू चुनाव जीत कर आई। इसके अलावा आप देखिए कि जितने बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोग चुनाव नहीं जीत पाए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से चुनाव हार गई। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव हार गई। लेकिन रघुवर दास ने अपनी वापसी की है, क्योंकि इस 5 साल के दौरान झारखंड के खास करके जो जनरल वोटर हैं उन्होंने रघुवर दास को याद किया, मिस किया। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया रघुवर दास थे, रघुवर दास रहते तो ये होता, खास करके नौकरी और रोजगार के मसले को लेकर। क्योंकि बीजेपी अक्सर गिनाती रही कि रघुवर दास की सरकार में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई और इस सरकार को कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरी के मसले को ही लेकर घेरा गया। तो इसलिए चर्चा है, उम्मीद भी है कि हो सकता है कि रघुवर दास की वापसी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है
कि क्या जब बीजेपी इतने संकट में है तो उस समय रघुवर दास यहाँ लौटने का रिस्क ले पाएंगे, वो भी तब जब अभी का जो पीरियड है वो कूलिंग पीरियड माना जाता है चुनाव के बाद, चुनाव से लेकर कम से कम फिर 4 साल तक। उसके बाद 1 साल पहले चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो रेस होती है, तो क्या 4 साल ऐसे आकर रघुवर दास यहाँ पर बिताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि फिलहाल किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो कूलिंग पीरियड में समय को खींच सके, उसके बाद बीजेपी फिर आगे की रणनीति तैयार करेगी। ऐसी चेहरा बीजेपी जिस पर दांव लगा सके, दे डेस्परेटली नीड अ गुड फेस। सनी जी देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं दिख रहा है। एक तो चंपई सोरेन को लाया गया इसी उम्मीद के साथ कि वो आएंगे तो कोल्हान में कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन कोल्हान में वो कमाल दिखा नहीं पाए। बाबूलाल मरांडी पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पर भरोसा पार्टी ने किया, लेकिन उस हिसाब से परिणाम आ नहीं पाया। अब इसके अलावे आप देखिए कि जितने भी आदिवासी चेहरे हैं, बीजेपी एसटी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव, जो बिशुनपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं, और माना जा रहा था कि ये सीट जो है बीजेपी इस बार जीत सकती है, लेकिन बिशुनपुर सीट से वो 32,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें लोहरदगा सीट से उम्मीदवार बनाया, वहां पर भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत से चुनाव हारे। तो इसके अलावे जो खास करके आदिवासी फेसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कमाल कर पाएंगे। अर्जुन मुंडा का नाम आता है। अर्जुन मुंडा जो खूंटी में लोकसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव पोटका से लड़ी, वो हार गई। अभी एक आशा लकड़ा है जिन्हें पार्टी जो है अभी अनुसूचित जाति का जो ये है उसमें मेंबर बनाकर रखी हुई है। इस चुनाव में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो वो उनकी वापसी हो सकता है कि लाए, लेकिन बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसके अलावा और कई चेहरे हैं जिस पर पार्टी विचार कर सकती है। मधु कोड़ा को भी यही सोचकर लाया गया कि उनके आने से उनकी पत्नी गीता कोड़ा जो चाईबासा से सांसद रही है कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप समझिए कि लोकसभा चुनाव गीता कोड़ा हारी। फिर अभी जगन्नाथपुर सीट से जो है वो सोनाराम सिंकू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक समय वो गीता कोड़ा के ऑफिस में काम करते थे, वो जो है इस विधानसभा के चुनाव में गीता कोड़ा को जो है पटकनी दे दिए। तो इस हिसाब से हर सीट पर और हर बड़े चेहरे को कहीं ना कहीं पटकनी दिया गया है। सौरभ जी, हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर जीत की सबसे बड़ी वजह और इस प्रचंड जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही, और हम लोग अभी आदिवासी चेहरे पर बात कर रहे हैं। 5 जो बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के जो इस चुनाव में प्रभाव छोड़ सकते थे, उन 5 चेहरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनके ही इलाके में घेरा गया। अब देखिए कि बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार से चुनाव लड़ते हैं, वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए निरंजन राय, और निरंजन राय जब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए चुनाव से 2-3 दिन पहले तक, तब तक बाबूलाल मरांडी वहां से निकलकर कहीं बाहर नहीं जा पाए, वो वहीं पर फंसे रहे। अमर बावरी जो चंदन क्यारी सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो पूरे चुनाव में कहीं भी कैंपेनिंग नहीं की अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर। एससी का सबसे बड़ा चेहरा, झारखंड का नेता प्रतिपक्ष, अपने विधानसभा सीट को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जा पाया। तीसरा बड़ा चेहरा मधु कोड़ा की पत्नी जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही थी गीता कोड़ा। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा अपनी सीट को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाए। अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका से लड़ रही है। अर्जुन मुंडा बड़ा चेहरा, अर्जुन मुंडा कम से कम फर्स्ट फेज तक कहीं भी निकलकर नहीं जा पाए, वो सेकंड फेज में गए भी तो 1 या 2 जगह जा पाए। तो इन तमाम बड़े चेहरों को एक ही जगह पर फिक्स करके रखा गया, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। निकला कौन? सिर्फ 2 लोग, और वो 2 लोग थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। अब देखिएगा सौरभ जी, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ यहाँ पर, फर्स्ट फेज में जेएमएम की तरफ से एक ही नारा दिया गया कि एक ही नारा हेमंत दोबारा, लेकिन जैसे ही दूसरा फेज जैसे ही संथाल परगना की तरफ फिक्स हुआ, संथाल परगना में एक नारा जो है हेमंत सोरेन की तरफ से अक्सर लगाया गया कि अक्सार दो ओकया अबुआ अबुआ। इसका मतलब है कि तीर धनुष मेरा है। ये रणनीति के तहत किया गया कि हेमंत सोरेन जब संथाल के इलाकों में भाषण दे रहे थे, जब हिंदी में बोल रहे थे, तब वो विकास पर बात करते थे, और जब संथाली में बोल रहे थे तब वो बताते थे कि किस तरह बाहरी लोग आकर हम लोगों के तीर धनुष को छीनने की कोशिश की जा रही है। तीर धनुष को संथाल परगना में पूजनीय माना जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाभि जो है उसी तीर से काटा जाता है। तो वो उसके सामने कहीं भी बीजेपी टिक नहीं पाई, और अब जो है उसका काट मुझे लगता है कि निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा कोशिश इसी बात को लेकर है कि आदिवासी चेहरे से ज्यादा गैर आदिवासी चेहरे और खास करके ओबीसी वोटरों को कैसे साधा जा सके, उसी रणनीति पर बीजेपी अब आगे काम कर रही है और करेगी। सनी जी कह रहे हैं कि अभी कुछ समय वेट एंड वॉच होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड है,
ऐसे में क्या जयराम महतो एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका एक अकेले विधायक के दम पर निभा पाएंगे? आनंद दत्ता। सर, आज मेरी उनके करीबी लोगों से बातचीत हो रही थी सुबह। मैंने कहा कि उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो खुद के लिए तय कर रहे हैं। तो उनके लोगों ने साफ कहा कि वो ना तो पक्ष में रहेंगे ना ही विपक्ष में रहेंगे, वो मतलब तटस्थ होकर जनता की आवाज उठाएंगे। हमने कहा इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि जिस भूमिका में सरयू राय पिछली सरकार में थे, उसी भूमिका में ये रहेंगे इस सरकार में। यानी जनता के जो मुद्दे होंगे, चाहे उसके लिए कभी सरकार के साथ जाना पड़े तो जाएंगे। और इसका एक छोटा सा मैसेज उन्होंने कल जब शपथ ग्रहण समारोह था वो मंच पर जाकर और जनता का अभिवादन लेकर उन्होंने दिखाया भी है। मैं एक और चीज की तरफ बताना चाह रहा था कि आदिवासी के मोर्चे पर बीजेपी को अभी 1-2 झटके और लगने हैं। खूंटी के जो प्रत्याशी थे नीलकंठ सिंह मुंडा, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जा रहे और पिछले कुछ समय तक उनको सीएम का फेस ही माना गया। इस विधानसभा चुनाव के दौरान वो एक बेहद करीबी पत्रकार के साथ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने जो भाजपा की जो राज्य में हालात हैं उसके लिए उन्होंने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन सबको जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी उनकी, और संभावना ये इस वक्त जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर उनको अपनी राजनीति सुरक्षित रखनी है तो उन्हें जेएमएम में ही आना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के वक्त चूंकि खूंटी के जो कांग्रेस सांसद है नीलकंठ सिंह मुंडा, वो उनके अपने भाई हैं नीलकंठ सिंह मुंडा के, कालीचरण मुंडा। तो कालीचरण मुंडा ने ये कोशिश की थी कि इनको जेएमएम की तरफ से टिकट दिलवा दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। दूसरी बातचीत धनी भाई आशा लकड़ा का जिक्र कर रहे थे, तो आशा लकड़ा को तैयार किया जा रहा था इन्हीं सब चीजों के लिए। लेकिन इस तैयार करने के दौरान उनको लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राज्य का चुनाव प्रभारी बनाकर भी भेजा गया, हरियाणा चुनाव के वक्त ऑब्जर्वर बनाकर भी भेजा गया था। लेकिन पार्टी के अंदर जो खबर है वो ये है कि उनके कुछ करीबी लोगों द्वारा बंगाल चुनाव के वक्त में कुछ आर्थिक अनियमितता उनके लोगों द्वारा किया गया, जिस वजह से पार्टी तत्काल उनके ऊपर और कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले 10 बार सोचेगी। तो ये फिलहाल बीजेपी के मतलब अंदर अभी काफी संकट से जूझेगी। और आज सुबह ही जब एक पार्टी के प्रवक्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि ट्राइबल 8-10 सीटों पर हमारा फोकस होना चाहिए और बाकी नॉन ट्राइब सीटों पर, ओबीसी, एससी, बाकी सीटों पर अगर हमारी पार्टी फोकस करती है और उसको देखते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता विधायक दल अगर चुना जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव के वक्त तक हम कुछ चेंज या अपने लिए माहौल बनते हुए देख सकते हैं।